everyone. How are you all? Hope you all are doing good. So today, students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about growth in plants. Plants में growth कैसे होती है वो आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? चल. So students, let's begin our chapter. The very first line is, plants are everywhere. They are very important for the survival of living beings because they provide food, oxygen, and help in maintaining the temperature of the earth. There is a great variety of plants on the earth. See, ये बहुत ही कॉमन ही चीज है कि प्लांट्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अदर लिविंग बीइंग के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, क्योंकि आपको प्लांट बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. एक किसी भी अदर लिविंग क्रिएचर की, एक्सेप्ट प्लांट के अलावा किसी भी लिविंग क्रिएचर की एबिलिटी में नहीं है विदाउट प्लांट्स सर्वाइव करना. ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें फूड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है? हमारे एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर का बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं. इस तरीके से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं प्लांट्स. ठीक है? और बहुत सारी वेराइटीज में आपको विजिबल होंगे प्लांट्स. ठीक है? अब कुछ आपको बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताएंगे. एग्जाम्पल, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. ट्रीज क्या है? दीज आर द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. काफी टॉल और जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको आप ट्रीज कहते हैं. इनकी हार्ड और एक बहुत ही थिक स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं. मैंगो, गुआवा, नीम, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके किसके? ट्रीज. नेक्स्ट वी कम टू श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. ये ट्रीज से थोड़े से स्मॉल होते हैं. इनकी स्टेम भी कैसी होती है बच्चों? वुडी होती है. ओके, रोज, हेना, लेमन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है आपके? श्रब्स. ठीक. थर्ड वी कम टू हर्ब्स. हर्ब्स क्या है? These are very small plants. अब ये श्रब से भी छोटे होते हैं. ओके, they have soft green stem. इनकी स्टेम्स कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है. They grow just above the ground. इनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, ग्राउंड से थोड़ी सी ही ऊपर होती है. एग्जाम्पल, कोरिएंडर, बेलीज, मिंट, ये सभी क्या है बच्चों? हर्ब्स. नेक्स्ट वी कम टू क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या है? These are the weak plant. ये भी आपके वीक प्लांट होते हैं. They grow along the ground. ये सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल, pumpkin, watermelon, muskmelon, ये सभी आपके creepers होते हैं. And the last is climbers. Climbers are also weak plants. ये भी आपके weak plants होते हैं. They grow upward with some support like wall, stick or some other plant or tree. ये जो ग्रो करते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, लेकिन किसी भी एक सपोर्ट की हेल्प से, यानी कि या तो कोई सी वॉल के सहारे या किसी स्टिक या किसी दूसरे प्लांट या ट्री के सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल, ग्रेप वाइन, पीज, गॉड आर व्हाट? क्लाइंबर्स. ठीक है? चल, नाउ वी कम टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीशीज कम टू एग्जिस्टेंस. रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी एक स्पीशीज की जो ऑफस्प्रिंग से बेबी वो अर्थ पर आते हैं, अब एग्जिस्टेंस पे आते हैं, उनको आप उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, उनमें रिप्रोडक्शन होता है सीड्स, स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड स्पोर्स के. अब हमें वन बाय वन सब पढ़ना है. सबसे पहले पढ़ेंगे किसके थ्रू? सीड के थ्रू प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. ज्यादातर प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सीड्स के ही थ्रू करते हैं. यू हैव सीन योर मदर स्प्राउटिंग ग्रीन ग्राम और मूंग दाल. कभी आपने स्प्राउट्स आए होंगे ना, जो आपकी मूंग दाल होती है, ग्रीन ग्राम, उसमें से आपने स्प्राउट देखेंगे किस तरीके से, है ना? दे आर ऑल्सो सीड्स. ये भी क्या है बच्चों? सीड्स ही है. Your mother soaked the green gram overnight, then she poured out the water and keep it wrapped and covered for 1 or 2 nights. क्या करा जाता है? पहले इन ग्रीन ग्राम को सोक किया जाता है ओवरनाइट, फिर उसके बाद इनको वॉश करके, पानी को सारा रिंस करके किसी एक कपड़े के अंदर बांध के रख दिया जाता है 1-2 दिन के. ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 2 days थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर. 2 दिन के बाद आप देखोगे कि उसमें से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं वाइट कलर. फ्रॉम दीज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस न्यू प्लांट्स ग्रो. यानी कि अब ये बन चुकी है सीड. इन्हीं थ्रेड के थ्रू अब क्या? न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रो. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस कंप्लीटली, वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सीड. सबसे पहले आपको बताता है कि एक सीड के कितने पार्ट्स होते हैं. ठीक है? देखो, ऑब्जर्व वन स्प्राउटेड सीड केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इट हैज 3 पार्ट. अगर आपको देख रहा हो तो कभी एक स्प्राउटेड सीड को उठाना, उसमें आपको 3 great पार्ट्स दिखेंगे. आउटर कवरिंग, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट. ठीक है? Thus, a seed basically has 3 parts. That means क्या? किसी भी एक सीड की 3 पार्ट होते हैं. नंबर 1 सीड कोट, दूसरा होता है सीड लीफ और थर्ड होता है कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो.
सबसे पहले सीड कोट क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होती है किसी भी सीड की, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। ये क्या करती है सीड कोट? इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द अदर टू पार्ट, सीड लीफ एंड एम्ब्रियो ऑफ द सीड। आपकी जो सीड कोट होती है ये अंदर के जो सीड के दो बाकी के और पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट एयर वाटर एंटर इनटू द सीड। इसी पॉइंट से क्या करता है? सीड के अंदर एयर वाटर ये सभी चीज एंटर करती है, ठीक है। चलो सेकंड है सीड लीफ। सीड लीफ क्या है? द मिडल पार्ट ऑफ द सीड। सीड का जो मिडल वाला पार्ट होता है उसको आप सीड लीफ या फिर क्या बोलते हो? कॉटिलेडन। इट इज फ्लैशी। कैसा होता है? फ्लैशी होता है। एंड प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट टू ग्रो। और यही कॉटिलेडन होता है जो अंदर बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है टू ग्रो एंड डेवलप, ठीक है। नाउ सम प्लांट्स हैव ओनली वन कॉटिलेडन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें से एक ही कॉटिलेडन होता है, उनको बोलते हो, उन प्लांट्स को आप बोलते हो मोनोपॉट, ठीक है, मोनोपॉट प्लांट्स। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच हैव टू कॉटिलेडन्स। दो कॉटिलेडन्स जिन प्लांट्स में होते हैं उनको बोला जाता है बच्चों डाइकॉट प्लांट्स, ओके। एग्जाम्पल आपको गिवन है मेज, व्हीट, राइस। ये सभी प्लांट्स कैसे हैं? मोनोकॉट प्लांट्स हैं। एंड पीस, बीन्स, ग्राम ये आपके डाइकॉट प्लांट्स। थर्ड आपके पार्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट कम्स टू एग्जिस्टेंस और ग्रो। एम्ब्रियो ही वो बेबी प्लांट है जिससे एक न्यू प्लांट क्या एग्जिस्टेंस में आएगा। Now learn about the process through which a new plant grows. This process is called germination. अब हमें एक प्रोसेस पढ़ना है, जर्मिनेशन प्रोसेस, जिससे क्या होता है? एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। चल अब टॉपिक है हमारे पास जर्मिनेशन, इसे पढ़ते हैं। सी When the baby plant is inside the seed, we call it as an embryo. जब क्या किसी सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। When an embryo comes out of the seed above the soil, जब क्या होता है? सॉइल से निकलकर, ठीक है ना, उस सीड में से सॉइल से बाहर निकलकर वो एम्ब्रियो से क्या आता है? बाहर आती है ना, उसको बोला जाता है सीडलिंग। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रोइंग ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू अ सीडलिंग। एम्ब्रियो जब ग्रो करके सीडलिंग बन जाता है, सॉइल से बाहर आना शुरू हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? सीडलिंग बोलते हो। और इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन, ठीक है। टू जर्मिनेट अ सीड नीड सम फेवरेबल कंडीशन। अब सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड वार्मथ, ओके। When a seed gets all these three conditions in the right amount, the seed starts to germinate. जब किसी एक सीड को ये तीनों ही कंडीशंस प्रॉपर्ली एक अच्छी अमाउंट में रेगुलर बेसिस पे मिलती है, तब वो जाके जर्मिनेट कर पाती है, ओके। Thus the process by which an embryo grows into a seedling after getting the right amount of air, water and warmth is called germination. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक सीड से क्या सीडलिंग बनता है, या एम्ब्रियो से एक सीडलिंग बनता है, जब उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी में एयर, वाटर, ओके, सनलाइट यानी कि वार्म मिलता है, उस प्रोसेस का नाम होता है जर्मिनेशन। आगे आता है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन पे। फर्स्ट सो द सीड इनटू द सॉइल एंड वाटर इट इन द राइट अमाउंट। कैसे करना है? सबसे पहले आपको सीड को सॉइल के अंदर सो करना है, लगाना है, और उसको एक सही अमाउंट में, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, आपको पानी देना है। When the seed gets the right amount of water, air and warmth, the seed starts to absorb water through a tiny hole in the seed. जब उस सीड को प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर, वार्म मिलने लगता है, तब वो क्या करने लगती है? उस वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है सीड सॉइल में से। किसके थ्रू? उसके साइड में कुछ होल्स होता है उसके, ठीक है। नाउ द सीड कोट बिकम सॉफ्ट एंड लूज। उसके बाद जो सीड की कोटिंग है बाहर, वो सॉफ्ट होने लगती है, लूज होने लगती है। The seed leaves or the cotyledons also become soft. अंदर जो seed leaves है, यानी कि जो cotyledons मैंने आपको बताया था, वो भी soft होने लगता है, ठीक है ना। The seed swells up and the seed coat splits and the root from the embryo starts to develop. फिर जब वो उसमें soft होने लगती है, यानी कि पानी अंदर भरने लगता है, seed आपकी फूल जाती है, swell हो जाती है ना। और उसके बाद क्या होता है? जो seed की जो कोट थी वो ऐसे split हो जाएगी, खुल जाएगी, है ना। और जो root थी embryo से, वो डेवलप होने लगेगी, अब जड़ें निकलने लगेगी, which grows डाउनवर्ड्स। और वो रूट किधर की तरफ ग्रो करती है? फिर नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। द एम्ब्रियो स्टिल यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन। अंदर जो एम्ब्रियो है वो अब भी उसी फूड को यूज करता है जो कॉटिलेडन के अंदर स्टोर होता है। Soon the shoot develops and grows upwards above the soil. धीरे धीरे क्या होने लगता है? फिर शूट पार्ट यानी कि वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर रहता है, वो ग्रो करने लगता है, सॉइल के ऊपर आने लगता है। नाउ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड द सीडलिंग। अब वो एम्ब्रियो क्या कहलाने लगेगा? सीडलिंग कहलाने लगेगा,
ठीक है, द सीडलिंग डेवलप्स लीव्स एंड स्टार्ट्स टू मेक इट्स ओन फूड। अब उस सीडलिंग में क्या आने लगती है, धीरे धीरे फिर लीव्स आने लगती हैं, और जब लीव्स आने लगती हैं तो लीव्स फिर अपना खाना खुद बनाने की कैपेबल हो जाती है। बाय दिस टाइम द कोऑर्डिनेटर्स ड्राई अप एट फॉल। जब लीव्स आ गई यानी कि अब वो खाना खुद बना सकते हैं, अब वो कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि तब तक आपके कोऑर्डिनेटर्स ड्राई होते हैं और खुद ही फॉल हो जाते हैं। Now the seedling becomes independent and the process of germination has completed. अब क्या हो चुका है, सीडलिंग आपकी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, यानी कि हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के कैपेबल हो चुकी है, यानी कि जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चल नाउ वी कम टू डिस्पर्जन ऑफ सीड। सीड्स का डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन मीन्स टू स्कैटर अवे। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर, फैला। Okay, the scattering away of seed from the mother plant is known as dispersion of seed. Mother plant से seeds का scatter होना, बिखर जाना, ठीक है, उसको बोला जाता है dispersion of seed. ये एक बहुत ही important phenomena है। क्यों? What if all the seeds were scattered near the mother plant? अगर मैं ये बोलूं कि mother plant के आसपास ही सारी seeds अगर scatter हो जाए तो क्या होगा? If all the seed dispersed near the mother plant, they would germinate at the same place and make the place overcrowded. अगर सारी की सारी सीड्स मदर प्लांट से निकलकर वहीं उसी के आसपास स्कैटर हो जाएंगे तो सारे के सारे सीड का जर्मिनेशन वही हो जाएगा, यानी कि सेम तरीके के प्लांट्स होंगे सब, और वहां पे ओवरक्राउड हो जाएगा फिर पूरी प्लांट्स, है ना। दे वुड कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स। फिर अब सबको सेम ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे और वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। डिफरेंट जगह होते तो सब जगह उनको डिफरेंटली मिल जाता ना, एक ही जगह पे सारे तरीके के प्लांट्स हो जाएंगे तो वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स के लिए फिर उनमें क्या होने लगेगी, शॉर्टेज होने लगेगी। सनलाइट, वाटर, ये सभी के में कंपटीशन होने लगेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। सो दे वुड नॉट गेट दीज इन द राइट और नीडेड अमाउंट। जितनी उनको हर एक इंडिविजुअल को चाहिए होगी उतनी अमाउंट उनको ये कंडीशंस नहीं मिल पाएंगी। एज अ रिजल्ट सम सीड्स वुड डाई आउट व्हाइल सम सीड्स शो पुअर ग्रोथ। इससे क्या होगा, कुछ सीड्स या तो क्या होंगी, डाई, खत्म हो जाएंगी, या फिर कुछ कैसी होंगी, पुअर क्वालिटी की हो जाएंगी। And this is the reason why seed dispersion is important. इसीलिए seed dispersion important होता है कि वो दूर जाके कहीं फैले मदर प्लांट से। कौन? seeds. ठीक है, चल। As you know, plants cannot move from one place to another, so they have developed such ways of seed dispersion that seed disperse to some other distant places from the mother plant. देखो, प्लांट्स खुद तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे उनके में से मदर प्लांट्स में से सीड बहुत दूर तक जाकर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब सीड डिस्पर्स बच्चों विंड, वाटर या लिविंग बीइंग या एक्सप्लोजन के थ्रू हो सकती है। सबसे पहले विंड के थ्रू। सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड आर लाइट एंड हैव विंग्स और हेयर व्हिच एनेबल देम टू मूव विद द विंड। ठीक है, वो सीड्स जो विंड के थ्रू डिस्पर्स होती है वो काफी कैसी होती है, लाइट होती है, यानी कि हल्की होती है, और उनके पास विंग्स होता है, यानी कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हवा के बहाव में कहीं भी दूर उड़कर चले जाते हैं, जैसे कि कॉटन, डैंडेलियन, साइकमोर, मेडार, हिप्टेज। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स किसके थ्रू, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, विंड के थ्रू डिस्पर्स होती है इन प्लांट की सीड। नेक्स्ट वी कम टू बाय वाटर। वाटर के थ्रू कैसे सीड डिस्पर्जन होता है? सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर आर फाइब्रस। ठीक है, जो पानी के थ्रू सीड डिस्पर्स होती है वो फाइब्रस होती है, स्पॉन्जी होती है एंड हैव वाटर प्रूफ कप। ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रो नियर वाटर बॉडीज, वो प्लांट्स जो पानी के आसपास ग्रो करते हैं, डिस्पर्स देयर सीड्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। वो अपनी सीड्स को वाटर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं, जैसे कि कोकोनट, लोटस, ये सब। ठीक है, चल नेक्स्ट वी कम टू बाय लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स के थ्रू कैसे होता है, देखो, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमंस, दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द सीड डिस्पर्जन। ये सभी भी सीड डिस्पर्जन में कंट्रीब्यूट करते हैं। Some seeds have spines. कैसे? अब देखो, कुछ सीड्स होती है जिनके पास स्पाइन्स होते हैं, छोटे छोटे से कांटे से निकल रहे होते हैं, या हुक या ब्रिस्टल टाइप में। ओके, they stick to the fur of animals or human clothes and are dispersed to distant places. अब यही जो हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या करते हैं, या तो किसी इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएंगे या ह्यूमन बॉडी के कपड़ों पे लग जाते हैं, और फिर वही इंसेक्ट या वही ह्यूमन बॉडी कहीं दूर जाएगी तो वहां जाके वो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, बडरॉक एंड cockleburr. Besides these, birds and animals eat fruits and the undigested seeds are thrown away in their waste. ठीक है, इसके अलावा क्या, बर्ड्स और एनिमल्स क्या होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स में जो अंदर सीड्स होती है वो तो डाइजेस्ट होती नहीं है, और जब वो उसको कहीं दूर जाके एक्सक्रीशन करते हैं तो वो बॉडी से बाहर आता है और वहीं वो सीड जर्मिनेट कर जाती है। ह्यूमन ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को भी आपने देखा होगा फ्रूट्स खाते हैं
उनकी जो सीड्स होती है उनको वो क्या करते हैं, बाहर थ्रो कर देते हैं। इन दिस वे सीड गेट डिस्पर्स, जहां थ्रो करेंगे वहां अगर प्रॉपर एडिक्वेट कंडीशंस मिल जाती हैं तो सीड वहां ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट वी कम टू बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे? सम सीड बर्स्ट ओपन ऑन ड्राइंग। कुछ ऐसी सीड्स होती है जो जब सूख जाती है तो वो बर्स्ट होती है, फटती है और ऐसे पूरे में जाके स्कैटर हो जाती है। इन दिस वे द सीड्स आर डिस्पर्स। ठीक है, एग्जाम्पल पीस, बीन्स, बालसम, लेडी फिंगर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स बाय एक्सप्लोजन डिस्पर्स होती है। ठीक है, चल नाउ वी कम टू अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कुछ और भी तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, जैसे कि अदर देन सीड्स प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड स्पोर्स। देखो, आपके सीड्स के अलावा भी प्लांट्स ग्रो करते हैं लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और रूट्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि सीड्स के अलावा जिस भी तरीके से आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर हम बात करें कि रूट से कैसे ग्रो करती है, तो सम प्लांट्स ग्रो और रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, अपनी जड़ों के थ्रू। एग्जाम्पल कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्न, ये सभी आपके रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर स्टेम की बात करते हैं तो जैसे कि रोज, मनी प्लांट, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, दीज ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर स्टेम। ये सभी स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। लीव्स के थ्रू प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स। ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है जो अपनी लीव के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इन दैट प्लांट दैट गेट्स अलोंग द एज ऑफ द लीव्स। क्या होता है इस प्लांट में, इसके एज के पास कुछ लीव्स ग्रो करने लगती है। दे ग्रो एंड फॉल आउट व्हिच लेटर ऑन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फिर जब वो ग्रो कर जाती है तो वो फॉल यानी कि गिर जाएंगे और जहां गिरेंगे वहीं से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट वी कम टू फ्रॉम स्पोर्स, मोस्ट फर्न्स एंड फंगाई। बहुत सारे ऐसे फर्न्स और फंगाई होते हैं जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं व्हिच ग्रो फ्रॉम देयर स्पोर्स। ठीक है बच्चों, चल नेक्स्ट वी कम टू डेवलपमेंट फैक्टर्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में डेवलपमेंट फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर सॉइल। एक तो सॉइल, सेकंड इज क्लाइमेट एंड थर्ड इज सीजन। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? soil. There are some plants that grow well in a particular type of soil, while some can grow in any type of soil. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल ही चाहिए, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी भी टाइप ऑफ सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि राइस एंड जूट। दे ग्रो इन लोमी और क्लेई सॉइल। राइस और जूट कहाँ? लोमी या क्लेई सॉइल में ग्रो करता है। वहीं अगर आप कॉटन की बात करो तो कॉटन को ग्रो करने के लिए चाहिए ब्लैक सॉइल। ठीक है, वीट एंड बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल। वीट और बाजरा को सैंडी सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए। टी इज ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। टी जो चाय होती है वो कहाँ? मॉइस्ट सॉइल जो होती है वहां ग्रो करती है। कोकोनट इज ग्रोन इन सॉल्टी और कोस्टल रीजन सॉइल। कोकोनट कहाँ? सॉल्टी या कोस्टल रीजन की जो सॉइल होती है वहां ग्रो। तो इस तरीके से आपने देखा द प्लांट्स आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल चाहिए अच्छे से ग्रो करने की। नेक्स्ट फिर हम तो क्लाइमेट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी एक प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है वो होता है क्लाइमेट। ओके, प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। प्लांट्स ग्रो इन स्पेसिफिक क्लाइमेट लाइक कैक्टस ग्रो इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अगर हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस को क्या हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर वही कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि रबर नीड हैवी रेनफॉल। रबर को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत है। Coniferous trees जो होते हैं they grow only in hilly or mountainous regions where snowfall is a common phenomena. Coniferous tree कहाँ ग्रो करते हैं? हिली या माउंटेनियस रीजन्स में, पहाड़ों की तरफ ग्रो करते हैं जहाँ पे जो आपकी बारिश स्नो है वो हमेशा ही रहती है ऑलमोस्ट, वहाँ कॉनिफेरस ट्री अच्छे से ग्रो कर पाते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं। ट्रीज लाइक कोकोनट ये कहाँ ग्रो करते हैं? इन डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। एंड द लास्ट फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट that is season. इंडिया में इन इंडिया क्रॉप्स हैव 2 सीजन। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के 2 सीजन होते हैं। ठीक है, द क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उनको आप बोलते हो राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, ये आपके राबी क्रॉप्स। ओके, एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और वो क्रॉप्स जो आपके समर सीजन में ग्रो होते हैं उनका खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल राइस, ज्वार, बाजरा, ये सभी किसके एग्जाम्पल से बच्चों? खरीफ क्रॉप्स। तो इस तरीके से मैंने आपको कंडीशंस बता दी
कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए 3 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक तो सॉइल, सेकंड इज क्लाइमेट एंड थर्ड इज सीड। ठीक है बच्चों, चल। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने आज डिस्कस किया सब प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, different methods we have discussed today. Okay, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Thank you everyone.